आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का सिलेबस। तो आइए देखते हैं कि कॉमर्स के सिलेबस में क्या क्या खास बातें हैं और किस तरह से इसकी तैयारी की जा सकती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये बात आप सभी लोग पहले से वाकिफ हैं कि इन भर्ती परीक्षाओं में स्कूल लेक्चरर में आपका दो टाइप का पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपका जो जीके वगैरह है, स्कूल मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें आती हैं, मैथ्स रीजनिंग, ये सब पेपर 1 का हिस्सा है। पेपर नंबर 2 आपका जो रहता है वो आपके विषय से, सब्जेक्ट से संबंधित होता है और सब्जेक्ट के साथ साथ उसके अंदर एजुकेशनल साइकोलॉजी या जिसको आप मनोविज्ञान का नाम देते हैं, वो दोनों चीज़ें उसमें सम्मिलित रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल फर्स्ट ग्रेड की भर्ती में अगर किसी चीज़ का है तो वो है आपके विषय का, आपके सब्जेक्ट का। आप पास होंगे या फेल, आप पास होंगे तो आपकी रैंक कितनी ऊपर आएगी, ये आपके विषय पे आपकी पकड़ तय करेगी। तो सब्जेक्ट मैटर में अच्छी गाइडेंस और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की जाए तो आपका चयन ही तो सुनिश्चित है ही, अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन आपका कंफर्म है। आप ये जानते हैं कि इसके अंदर 11th 12th से लेके पीजी तक का सारा सिलेबस कवर होता है। तो 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन और उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन, ये पूरा का पूरा सिलेबस आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो एक बार क्विकली ज़रा इसको चेक कीजिए। देखिए, सबसे पहले आपके पेपर का, पेपर नंबर 2 की हम लोग बात कर रहे हैं। पेपर नंबर 2 में कुल मिला के 300 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 150। तो 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 300 नंबर होंगे। इसका मतलब हर क्वेश्चन 2 नंबर का वहां पे रहेगा। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 2 नंबर मिलेंगे और अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो उसका 1/3 नंबर, 1/3 इतने नंबर आपके काट लिए जाएंगे। दूसरी भाषा में मैं कह सकता हूँ 3 क्वेश्चन गलत करने पे एक सही क्वेश्चन आपका नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। 12वीं तक का सिलेबस जो बेहद आसान होता है वो इन परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और देखिए, तैयारी करने में गड़बड़ कहाँ पे होती है, मैक्सिमम बच्चे एडवांस चीज़ों में पड़े रहते हैं कि पीजी लेवल की चीज़ पढ़ेंगे और पता नहीं क्या क्या, जबकि वो इस बात को भूल जाते हैं कि बहुत अच्छा या बहुत मुश्किल चीज़ों को पढ़ लेने से आपका नंबर नहीं आने वाला। एग्जाम में जिन चीज़ों को पूछा जाता है उन पे फोकस कीजिए। तो इन एग्जाम्स के अंदर 11वीं 12वीं का सिलेबस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो एक तरह से बेसिक चीज़ें होती हैं। तो 11th 12th का जो आपका सिलेबस है, 12वीं तक के सिलेबस में आपसे 55 सवाल पूछे जाएंगे और उनका 110 नंबर होगा। तो 110 नंबर के 55 सवाल 12 तक के। उसके बाद ग्रेजुएशन तक के जो आपके विषय हैं, ग्रेजुएशन तक का आपका ज्ञान है, उस लेवल के भी आपसे 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके भी 110 नंबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 11th 12th का और ग्रेजुएशन का दोनों का स्तर बराबर बराबर इंपॉर्टेंस रखी गई है। इसके साथ साथ जो पीजी लेवल का आपका ज्ञान है उसके लिए मात्र 10 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के होंगे। तो पीजी की चीज़ें नॉर्मली पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, लेकिन यहाँ पे उसकी वेटेज ना के बराबर या बहुत मामूली सी वेटेज है। इसके अलावा जो आपकी साइकोलॉजी है उसके 60 नंबर होंगे, मतलब 30 सवाल साइकोलॉजी से पूछे जाएंगे। अगर 150 में से देखें आप तो 150 में से 110 क्वेश्चन जो है वो या तो 12th लेवल के या ग्रेजुएशन लेवल के होंगे, जो कंपेरेटिवली काफ़ी ईजी रहते हैं। सिर्फ 150 में से 10 क्वेश्चन, जो रफली 7-8% बनता है, बस इतना ही आपका पीजी का सिलेबस आपसे पूछा जाता है। उसके बाद, और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मार्केट के अंदर हवा बनाया जाता है कि भाई हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें तो पता नहीं क्या पढ़ेंगे। बट एक्चुअल में फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में क्वेश्चंस का जो स्तर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है और एक क्वेश्चन से पेपर का लेवल सेट नहीं किया जा सकता कि एक पेपर मुश्किल था तो पेपर मुश्किल है। तो आप पिछले पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर मुश्किल नहीं रहता, लेकिन हमारी जो तैयारियां हैं उन्हीं में कहीं कमी हो जाए, तो उन्हीं में कुछ कमी रह जाती है। अब कुछ आम बातें हैं कि जो भी हमारा पेपर होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला पेपर होगा। इसका मतलब है सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूरे पेपर में कहीं भी नहीं होगा। सभी क्वेश्चन के बराबर नंबर होंगे और नेगेटिव मार्किंग तो होगी ही होगी। और अगर किसी क्वेश्चन में आप एक से ज़्यादा आंसर लगा देते हो, जैसे किसी क्वेश्चन में आपने आंसर ए और बी दोनों लगा दिए, तो उसको भी गलत माना जाएगा। आपको पेपर 3 घंटे में सॉल्व करना है, 3 घंटे का समय आपको वहाँ पे पेपर सॉल्व करने के लिए मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस में टॉपिक्स कौन कौन से रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो आपका सेकेंडरी लेवल का 12वीं क्लास तक का सिलेबस है उसमें से कौन कौन से टॉपिक आपके आएंगे। सबसे पहला टॉपिक है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग एंड डबल एंट्री सिस्टम, पुस्त पालन और दोहरा लेखा प्रणाली के मुख्य सिद्धांत। तो बेसिकली यूं समझें कि अकाउंटिंग का जो इंट्रोडक्शन है वो आएगा। अब ये कहने को 12वीं तक का स्तर है, लेकिन यूं समझें कि 11वीं क्लास में जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो पहले महीने 1.5 महीने आपको जो पढ़ाया जाता है वही सब कुछ ये है। इसके अलावा सब्सिडरी बुक्स, फाइनल अकाउंट्स, एडजस्टमेंट एंट्रीज और ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्रीज, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये पढ़ना है कि सहायक पुस्तकें अकाउंट्स में कौन कौन सी होती है, अंतिम खाते कैसे बनाए जाते हैं, अंतिम खाते बनाते समय अगर कोई समायोजन करना हो तो एडजस्टमेंट या समायोजन की एंट्रीज कैसे होती हैं, और हमें पढ़ना है कि खातों को शुरू करने के लिए और बंद करने के लिए जो ओपनिंग क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं वो किस तरह से पास की जाती हैं। इसके साथ साथ आपको सीखना है ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है और
गलतियों का सुधार या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे होता है। अब देखिए इन टॉपिक्स को जबरदस्ती इतना फैला के लिखा गया है, अगर क्वेश्चन बोल देता कि आपको फाइनल अकाउंट तक सीखना है तो बेसिक बात है कि आप जनरल एंट्री सीखेंगे, आप लेजर पोस्टिंग भी सीखेंगे, आप ट्रायल बनाना भी सीखेंगे, आप रेक्टिफिकेशन भी करेंगे, तभी जाके फाइनल अकाउंट बनेगा। ओपनिंग क्लोजिंग भी आपको साथ में पढ़ना है। बट अभी तक का जो सिलेबस है ये सिर्फ 11वीं क्लास का सिलेबस है, अभी तो हम 12वीं में भी नहीं पहुंचे, क्योंकि ये सारे टॉपिक 11th क्लास में आते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके साथ साथ हमें पढ़ना है डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व। इसका मतलब संचय, प्रावधान और हास, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में हो गई, ये हमें पढ़ना है। इसके साथ एक और टॉपिक हमारे सिलेबस में है जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में आपने पढ़ा होगा ना, ये बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, इस तरह की चीज़ें, तो उनकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी। साझेदारी या पार्टनरशिप के खाते किस प्रकार से बनेंगे, जो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जामिनर यहाँ से सवाल पूछता है जो बेहद बेसिक आसान सवाल होते हैं। नॉर्मली तो अनुपातों के सवाल पूछ लिए जाते हैं कि पार्टनर्स का रेशियो निकाल के बता दो, एक पार्टनर आया, एक रिटायर हो गया, नया अनुपात क्या रहेगा। इसके साथ साथ हमें पढ़ना है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स नाम लिखने से यूँ लगता है कि हम बहुत तगड़ी चीज़ पढ़ने वाले हैं, नहीं। कंपनियों के संबंध में बेसिक एंट्रीज हमें पढ़नी है, जिसके अंदर शेयर जारी करना, इश्यू ऑफ शेयर्स, किसी शेयर को फॉरफिट कर लेना, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं अंशों का हरण कर लेना, एक बार फॉरफिट करने के बाद में अंशों को री इश्यू करना, दोबारा से पुनः जारी करना, या फिर अंशों को अंशों का रिडम्शन करना। रिडम्शन का मतलब होता है शोधन करना, तो अंशों का और ऋण पत्रों का शोधन करना, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। तो कहने का मतलब है रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडम्शन ऑफ डिबेंचर, वो भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। उसके बाद एक बेसिक बात हमें पढ़नी है कि कंप्यूटर का अकाउंटिंग के अंदर क्या रोल है, किस तरह से कंप्यूटर अकाउंटिंग में महत्वपूर्ण हो सकता है, वो हमें पढ़ना है। इसके साथ साथ हम लोगों को पढ़ना है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो आप जानते हैं कि 11th-12th में आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस स्टडीज़ के नाम से भी एक बुक चला करती है, उसमें से कुछ कुछ बातें पढ़नी है। हमें पढ़ना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, मतलब एकल स्वामित्व की संस्था क्या होती है, साझेदारी या पार्टनरशिप क्या होती है, जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, कंपनी क्या होती है, बेसिक बातें इनकी पढ़नी है। उसके साथ साथ हमें पढ़ना है प्रबंधन के मूल तत्व, तो बेसिक सिद्धांत मैनेजमेंट के, जिसके अंदर हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, उनकी प्रकृति क्या क्या होती है और उनका महत्व आज के दिन क्या है। इसके अलावा हमारे सिलेबस में कैपिटल मार्केट्स है। कैपिटल मार्केट्स का मतलब पूंजी बाजार हो गया। पूंजी बाजार में हम लोग पढ़ेंगे कि प्राथमिक पूंजी बाजार कौन से होते हैं, सेकेंडरी मार्केट कौन से होते हैं, शेयर बाजार जिसको हम लोग बोलते हैं बीएससी एनएससी, वो कैसे काम करता है, शेयर्स का लेन देन कैसे होता है। इसके साथ साथ हमें पढ़ना है मार्केटिंग के बारे में, जिसको हिंदी में हम विपणन बोला करते हैं। तो मार्केटिंग कैसे होगा, मार्केटिंग का मीनिंग क्या है, मार्केटिंग के बेसिक फंक्शंस क्या है, और आज के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग का रोल क्या है। इसके साथ साथ हमें पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का उपयोग हमें पढ़ना है। अब ये सांख्यिकी शब्द लिखने से बच्चों में फिर से दहशत आ जाती है कि अच्छा हमें सांख्यिकी भी पढ़नी है। सांख्यिकी नहीं पढ़नी है आपको। सांख्यिकी का एक बेहद बेसिक टॉपिक पहला चैप्टर होता है, जिसका नाम है माध्य, माध्यिका और बहुलक, मीन, मोड और मीडियन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वो एक इकलौता चैप्टर है जो आपके सिलेबस में है। और इसके अलावा दो छोटे छोटे चैप्टर, जिसमें से एक का नाम है डिस्पर्शन, अपकिरण जिसको बोलते हैं, और दूसरा है इंडेक्स नंबर। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ये हमारे सिलेबस में रखे गए। इसके अलावा सांख्यिकी के बाकी टॉपिक हमें नहीं पढ़ने। इसके अलावा एक और टॉपिक हमें पढ़ना है जिसका नाम है पॉवर्टी या गरीबी। पॉवर्टी या गरीबी के बारे में हम सारी बातें पढ़ेंगे कि पॉवर्टी या गरीबी क्या है। पॉवर्टी और गरीबी के दो प्रकार, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी, मतलब सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं। हमें यह पढ़ना है कि गरीबी के निवारण के लिए कौन कौन सी योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं। अब वो हम राजस्थान सरकार की भी पढ़ लेते हैं और केंद्र सरकार की भी। इसके साथ साथ हमें ग्रामीण विकास के बारे में, रूरल डेवलपमेंट के बारे में भी पढ़ना है। तो ये टॉपिक कुछ हद तक अकाउंटिंग से रिलेटेड ना होकर कुछ हद तक इकोनॉमिक्स की तरफ झुकाव रखते हैं, तो इन टॉपिक्स को भी हमें पढ़ना है। इसके साथ साथ हमें पढ़ना है कि आज कोऑपरेटिव संस्थाओं का महत्व हमारे समाज में क्या है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के संबंध में क्या महत्व है, ऑल्टरनेटिव फार्मिंग में क्या है, और इसके साथ हम ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इसके साथ हमें पढ़ना है रोजगार के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमें पढ़ना है कि एम्प्लॉयमेंट के टाइप कितने कितने होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक रोजगार, फॉर्मल इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। इसके साथ साथ कौन कौन सी इसके विकास में आने वाली बाधाएं हैं,
और हम लोग पढ़ेंगे कि सरकार ने रोजगार के संबंध में या बेरोजगारी निवारण के संबंध में कौन कौन सी नीतियां सरकार ने बना रखी हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 1991 से पहले भारत की इकोनॉमी बेहद खराब स्थिति में चली गई थी। 1991 में उस समय सरकार ने भारत में कुछ आर्थिक सुधार किए जिनको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या आर्थिक सुधारों के नाम से जानते हैं। एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम से आपने सुना होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उनके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है कि वो क्यों किए गए, उनकी नीड क्या थी, उनके मुख्य मुख्य बातें क्या थी और उनके कारण हमारे भारत में क्या सुधार हुए। तो ये भी प्योरली इकोनॉमिक्स का टॉपिक। उसके बाद अभी तक का जो सिलेबस था वो पूरी तरह से 11th क्लास 12th क्लास से रिलेटेड था। अब बात आती है कि ग्रेजुएशन स्तर का क्या क्या आपको पढ़ना है। ग्रेजुएशन स्तर में आपको पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मीनिंग एंड एनालिसिस। तो हमें पढ़ना है कि वित्तीय विवरण कौन कौन से होते हैं और उनका विश्लेषण कैसे किया जाता है। हालांकि ये टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, पर यूँ समझें इस बात को कि वित्तीय विवरण आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड ये ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ पढ़ना है उनका एनालिसिस या विश्लेषण। और उनके एनालिसिस में हम क्या पढ़ेंगे, उनके एनालिसिस में पढ़ना है हमें उनके टूल्स। और ये टूल्स क्या क्या होते हैं, आप सभी ने नाम सुना होगा रेशियो एनालिसिस, अनुपात विश्लेषण, आपने नाम सुना होगा कैश फ्लो, आपने नाम सुना होगा फंड फ्लो, आपने नाम सुना होगा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने नाम सुना होगा कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये सारे के सारे जो टूल्स हैं ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, हमें पढ़ना है। इसके साथ हमें पढ़ना है नई चीज जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। लागत लेखांकन अभी तक हमारे सिलेबस में नहीं आया था, अब हमें यहाँ पे पढ़ना है। लागत लेखांकन में हमें पढ़ना है उसका अर्थ और परिभाषा, मीनिंग और डेफिनेशन, सिंपल बात है। उसके साथ हमें पढ़ना है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, लागत के अलग अलग तत्व कौन से होते हैं। तो लागत के मुख्य तत्व 3 होते हैं, मटेरियल मतलब सामग्री, श्रम या लेबर, और ओवरहेड या ऊपरी व्यय। तो ये तीनों चीजें हम लोगों को पढ़नी है कि मटेरियल, लेबर और ओवरहेड किस तरह से काम करते हैं। अब देखिए, ये अगर कोई बोलता है कि हमारे सिलेबस में ना कोस्टिंग भी डाल दी, मार्केट में 2 तरह के लोग हैं, एक आपको डराने वाले हैं और एक कॉन्फिडेंस दिलाने वाले। डराने वालों का काम सिर्फ डराना है। कोस्टिंग भी आपके सिलेबस में, कोस्टिंग नहीं है, ये कोस्टिंग का पहला चैप्टर है। तो जब कोई बच्चा फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर बैठ के कोस्टिंग पढ़ता है ना, जो उसकी पहली क्लास होती है वो हमारा सिलेबस है। उसके बाद हमें पढ़ना है ऐसे ही ऑडिटिंग के बारे में। ऑडिटिंग में हम लोग पढ़ेंगे अंकेक्षण का अर्थ क्या है, अंकेक्षण के उद्देश्य क्या है, कंपनियों का ऑडिट किस तरह से होता है, कंपनियों में अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करेगा, अंकेक्षक के अधिकार क्या होंगे, अंकेक्षक के कर्तव्य क्या होंगे और अंकेक्षक के दायित्व क्या होंगे। बड़ा जिम्मेदार आदमी है ऑडिटर, तो उसकी जिम्मेदारियां तो हमें पढ़नी ही है। इसके साथ साथ हमें पढ़ना है भारत का अनुबंध अधिनियम, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने आप में एक सिग्निफिकेंट और महत्वपूर्ण बड़ा कानून है, पूरा हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें इसके धारा संख्या 1 से लेकर धारा संख्या 75 तक, सेक्शन 1 to 75, इतना ही पढ़ना है। इसके साथ हम लोगों को पढ़ना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में पूरी धाराएं हम लोगों को कवर करनी है, लेकिन ये कोई बहुत परेशानी का काम है नहीं, इजी ही होता है। इसके साथ साथ फिर से हमारा जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस स्टडीज वाला एरिया है वो फिर स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमें पढ़ना है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कर्तव्य। प्रबंध के कर्तव्य में क्या क्या पढ़ोगे, प्लानिंग मतलब नियोजन कैसे होगा, ऑर्गेनाइजिंग या संगठन कैसे होगा, स्टाफिंग कैसे होगी, निर्देशन या डायरेक्शन कैसे दोगे आप, और नियंत्रण कैसे करोगे। ये सारा का सारा मैनेजमेंट का रोल है, हमें पढ़ना है। इसके साथ साथ एक आदमी है जिसका नाम है कंपनी सचिव, कंपनी सेक्रेटरी। तो हमें पढ़ना है कि कंपनी सेक्रेटरी जो है उसकी पोजीशन क्या होती है, उसके कर्तव्य क्या होते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। तो ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन है, इसमें भी अगेन कुछ कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है और यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जनरली नहीं जाते हैं। इसके साथ हमें पढ़ना है ह्यूमन रिसोर्स या मानव संसाधन के बारे में, प्योर थ्योरेटिकल है। मानव संसाधन में हमें पढ़ना है मानव संसाधन का अर्थ, उसका क्षेत्र, उसका रोल, भूमिका और उसके फंक्शंस। इसके साथ साथ हमें पढ़ना है उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप का अर्थ क्या होता है। आज के दिन ये बड़ा सिग्निफिकेंट टॉपिक है। साथ में एक बात इन्होंने जोड़ दी जिसकी वजह से हमें थोड़ा करंट अफेयर वगैरह भी पढ़ना पड़ जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप इन राजस्थान की, उद्यमिता के संबंध में अभी राजस्थान में नया क्या चल रहा है। इसके साथ साथ हमें पढ़ना है आर्थिक परिदृश्य या आर्थिक वातावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हमें पढ़ना है आर्थिक वातावरण कैसे, किसे कहते हैं, कौन कौन से तत्व आर्थिक वातावरण को प्रभावित करते हैं, और भारत में जो आर्थिक वातावरण है वो कैसा है। इसके साथ साथ हमें पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ये सब हमें पढ़ना है। इसके साथ हमें पढ़ना है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इट्स इफेक्ट्स, नई आर्थिक नीति और उसके तत्व, उसके महत्व, उसकी मुख्य बातें। अब देखिए, नई इकोनॉमिक पॉलिसी जब शब्द लिखा हुआ है तो नॉर्मली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी
हम बोलते किसे हैं, 1991 में जो नए आर्थिक 1991-92 में जो एलपीजी रिफॉर्म लागू हुए, उन्हीं को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। तो एक तो हमें वो पढ़ना है, और इसके अलावा क्योंकि टॉपिक लिखा हुआ है तो हम लोग ये पढ़ लेंगे कि आज कुछ नया गवर्नमेंट ने सिग्निफिकेंट पॉलिसी अगर बनाई है वो क्या है। इसके साथ हमें पढ़ना है भारत में विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड इन इंडिया। तो आपने नाम सुना होगा कि इंडिया में गवर्नमेंट ने एफडीआई को परमिशन दे दी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को भगा दिया, और शेयर बाजार में क्यूएफआई आ गया, पता नहीं क्या क्या। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है कि फॉरेन ट्रेड इंडिया में कैसे होता है, फॉरेन ट्रेड का वॉल्यूम, भारत के कुल व्यापार में फॉरेन ट्रेड का कितना हिस्सा है, विदेशी व्यापार में पूरे विश्व के व्यापार में भारत के फॉरेन ट्रेड का हिस्सा क्या है, उसके अंदर वस्तु व्यापार का रेशियो क्या रहेगा, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। तो उसका कॉम्पोजिशन और डायरेक्शन ये सब पढ़ना है। इसके साथ हम पढ़ेंगे कि विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, निर्यातों को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन कौन से प्रयास किए हैं। इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में वर्तमान में आयात निर्यात के संबंध में नीति क्या चल रही है, और हमें पढ़ना है अलग अलग इकोनॉमिक मॉडल्स, उनके उद्देश्य और उनके प्रकार। तो इकोनॉमिक मॉडल्स के बारे में हमें जानना है। एक और इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक्स का टॉपिक आपके सिलेबस में रखा गया है जिसका नाम है राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय का अर्थ, राष्ट्रीय आय का मापन और राष्ट्रीय आय का वितरण, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है, और साथ में हमें पढ़ना है इकोनॉमिक वेलफेयर। उसके बाद यहाँ पे आके ग्रेजुएशन वाले जो टॉपिक्स हैं हमारे वो समाप्त हो जाते हैं। अब हमें देखना है कि पीजी स्तर का, एमए या एमकॉम लेवल का जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में कौन कौन सा। तो उसमें से सबसे पहला हमारे पास है जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम लोग बोलते हैं वित्तीय प्रबंध। वित्तीय प्रबंध में क्या क्या पढ़ेंगे, एक टॉपिक है हमारा जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, हिंदी में हम बोलते हैं कार्यशील पूंजी का प्रबंध, और हमें पढ़ना है कैपिटल बजटिंग। तो ये दो टॉपिक हमारे सिलेबस में रखे गए हैं। लेकिन क्योंकि ये पीजी लेवल का पेपर है और पीजी लेवल के सिलेबस में हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो यहाँ पे हम थोड़े सेलेक्टिव हो सकते हैं और हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को ज़्यादा और कौन सी को कम पढ़ें। उसके बाद यहाँ पे सांख्यिकी का भी एक टॉपिक रखा गया है, स्टेटिस्टिक्स का भी, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब हिंदी में बोलते हैं संभाव्यता या प्रायिकता। प्रायिकता आपने पढ़ा होगा ना कि एक पासा फेंका तो पासा फेंकने से 6 आने की संभावना कितनी है, इस टाइप की चीज़ें। इसके साथ हमें पढ़ना है उपभोक्ता व्यवहार, कंज्यूमर व्यवहार, और हमें पढ़ना है बाइंग मोटिव्स, कि अगर वस्तु कंज्यूमर खरीदता है तो उसके पास में क्या प्रोत्साहन है, क्यों खरीदता है वो। इसके साथ हमें पढ़ना है मार्केटिंग एनालिसिस एंड रिसर्च। इसका मतलब है कि जो विपणन है उसका विश्लेषण कैसे किया जाता है, शोध कैसे की जाती है। मार्केटिंग के अंदर, विपणन में, एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग के अंदर एडवर्टाइजिंग का रोल क्या है, और एडवर्टाइजिंग की अलग अलग स्ट्रेटजी कौन कौन सी होती है, किस तरह से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीडिया को मैनेज करता है, तो मीडिया मैनेजमेंट कैसे होगा। और हमें पढ़ना है लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस का मतलब होता है हमें गवर्नमेंट के फाइनेंसेस के बारे में पढ़ना है। गवर्नमेंट के फाइनेंसेस का मतलब सीधा सीधा है कि हमें बजट के बारे में पढ़ना है कि केंद्र सरकार का बजट कैसे बनाया जाता है, उस बजट के अंदर डेफिसिट या घाटे अगर आ जाते हैं तो वो क्या होते हैं, और उन घाटों को कैसे मैनेज किया जाता है, उनका प्रबंधन कैसे होता है। इसके साथ साथ हमें पढ़ना है भारत में बैंकिंग सेक्टर की समस्याएं क्या क्या है, बैंकिंग सेक्टर में केंद्रीय बैंक और कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक और आरबीआई, इनकी भूमिका क्या है, और बैंकिंग सेक्टर में सरकार के द्वारा कौन कौन से सुधार या रिफॉर्म किए गए हैं। इसके साथ हमें पढ़ना है हमारे भारत की मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ। ये भी हमें पढ़ना है कि मौद्रिक राजकोषीय नीतियाँ कौन सी होगी। हमें पढ़ना है फाइनेंस कमीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन का मतलब होता है वित्त आयोग। हर 5-5 साल के बाद में हमारी सरकार एक वित्त आयोग का गठन करती है, जो गवर्नमेंट को एडवाइस दे के जाता है, सजेशन दे के जाता है कि सरकार को किस तरह से राज्य और केंद्र के बीच में टैक्स का बंटवारा किया करना चाहिए। तो वो सब हमें पढ़ना है। इसमें नॉर्मली वित्त आयोग तो बहुत सारे बन चुके हैं, लेकिन हम नॉर्मली जो लेटेस्ट होता है वही वाला वित्त आयोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आके आपका कॉमर्स का सिलेबस समाप्त हो जाता है। इसके बाद में आपको साइकोलॉजी इसके साथ में और पढ़नी है, जिसके 30 सवाल आते हैं। तो देखिए ये तो आपका सिलेबस रहा। अब इस सिलेबस में सफलता कैसे पाएं, इसके लिए देखिए बहुत आसान काम है। ये सिलेबस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये स्कोरिंग पेपर होता है, इसमें बहुत अच्छे से स्कोर किया जा सकता है, प्रैक्टिकल जैसा पेपर है, इसलिए अच्छी तैयारी की नीड है। तो सही गाइडेंस के साथ में अच्छी तैयारी अगर आप करें तो 3 महीने आपके लिए मोर देन एनफ है। सफल स्टेप्स ने भी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए ही कोर्स लॉन्च किया है। तो अगर आप सेकंड पेपर के में हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप कंबाइंड फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर लेना चाहते हैं तो दोनों पेपर में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इस संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सफल स्टेप्स की जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉयड
और एप्पल दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके थ्रू भी ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। और अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि अच्छी तैयारी के साथ में अच्छे नंबर लाने की कोशिश कीजिए। आपके राजपत्रित अधिकारी बनने में बस कुछ महीने का गैप है। आप कुछ महीने जी जान से तैयारी कर लें तो आपको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। आज के सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।